और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट में विस्फोट हुआ। विस्फोट में 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। एमआरडी डिपार्टमेंट में हुआ हादसा। गर्म स्लैग में पानी पड़ने से ये ब्लास्ट हुआ है। सभी घायल सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एक घायल की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा विस्फोट हुआ है। भिलाई से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, विस्फोट में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। और बता दें कि एमआरडी डिपार्टमेंट में हुआ हादसा। गर्म स्लैग में पानी पड़ने से ब्लास्ट हुआ। सभी घायल सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती। एक घायल की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 कर्मी झुलस गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से एक को मामूली चोट आई थी, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद में उसकी छुट्टी कर दी गई है। वहीं जो 4 कर्मी हैं, उनका इलाज जो है वो भिलाई के सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय में जारी है। ये कर्मी सभी जो हैं वो झुलसे हुए हैं। बताया जाता है कि इनमें एक नियमित कर्मचारी है और बाकी जो कर्मचारी हैं वो ठेका श्रमिक है। तो इस तरह से 5 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि यह पूरा हादसा सोमवार के रात करीब 8:30 बजे के दौरान एमआरडी 2 यूनिट में घटित हुआ। जब स्लैग को खाली कराया जा रहा था, उसी दौरान ठंडे पानी का छींटे पड़ने से वहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ और उसके छींटे पड़ने से कर्मी घायल हो गए। तो इस तरह से भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे के बाद में अब अफरा तफरी का माहौल है। सभी घायलों का इलाज सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय में किया जा रहा है। तो इस तरह से भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। वर्ष 2018 के बाद से लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं ना कहीं अनस्किल्ड कर्मियों का होना बताया जाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश, जो घायल कर्मचारी उनकी क्या स्थिति बनी हुई है और इस विस्फोट के कारण क्या है? क्या कोई बड़ी लापरवाही हुई फिर से? बिल्कुल, इसमें लापरवाही और अनुभव की कमी ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों का वहाँ पर अनुभव काम आता है, लेकिन आज जो भिलाई स्टील प्लांट में जितने नियमित कर्मचारी हैं, उतने ही आज ठेका श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। जबकि इतना बड़ा, जब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है, वहां पर इस तरह की ठेका श्रमिकों से काम लेना कहीं न कहीं सीधी तौर पर लापरवाही मानी जा सकती है। और यही वजह है कि आज जो लगातार भिलाई स्टील प्लांट में हादसे एक के बाद एक घटित हो रहे हैं, उसी कड़ी में ये भी हादसा घटित हुआ है जब एमआरडी के यूनिट 2 में यह हादसा हुआ। कल रात में यह हादसा हुआ है, जिसमें स्लैग, गर्म स्लैग होता है, उसको खाली करने के दौरान में वहां पर पानी के छींटे पड़ जाना बहुत बड़ी लापरवाही माना जाता है। और इससे एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें कुल 6 लोग शामिल थे, जिसको एक मामूली चोट आई, लेकिन 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें एक की जो है वो सबसे अधिक गंभीर रूप से घायल है, जिसका मुख्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। आज भी स्थिति उसकी वैसी की वैसी बनी हुई है। भिलाई स्टील प्लांट अब एक बार फिर जांच करने की बात कर रहा है। कल रात में ही संयंत्र के अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका अधिकृत रूप से अभी तक कोई तरह का बयान नहीं आया कि वजह आखिर क्या थी। लेकिन तीनों जिस तरह से लगातार हादसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि संयंत्र प्रबंधन इनको रोक पाने में अक्षम साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे, वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। उनमें से एक की हालत काफी नाजुक है। सुकमा के लिंगमपल्ली सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी में शहीद जवानों के शव को हेलीकॉप्टर से लाया गया जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल। डिमरापाल में किया जाएगा पोस्टमार्टम। बस्तर आईजीपी सुंदरराजू ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जवानों की पार्थिव देह को भेजा जाएगा उनके गृह ग्राम। शहीद जवानों के नाम है कांस्टेबल धनजी, कांस्टेबल राजीव मंडल, कांस्टेबल राजमणि कुमार और धर्मेंद्र कुमार।
सुकमा जिले के मरेगुड़ा के लिंगमपल्ली कैंप में सीआरपीएफ जवानों ने साथी जवानों पर गोली चला दी और वारदात में मौके पर 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवानों की हालत इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बीती रात 2 से 3 बजे के बीच की है। मरेगुड़ा के लिंगमपल्ली कैंप में जवान रितेश रंजन की किसी बात को लेकर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं 2 जवानों के ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया और 3 अन्य घायल जो जवान हैं पहले तेलंगाना के भद्राचलम इलाज के लिए भेजा गया और जहां से उन्हें फिर बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। वहीं फायरिंग मामले में 3 घायल जवानों में से 2 को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है और आरोपी जवान को हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उनसे साथी जवानों की और आपस में अनबन होने की बात बताई। मृतक 4 जवानों में से 3 बिहार और 1 पश्चिम बंगाल से है, जबकि आरोपी जवान रितेश रंजन बिहार के जहानाबाद जिले का निवासी है। तो फायरिंग को लेकर घटनास्थल से लौटने के बाद एसपी सुनील शर्मा से सुनिए एक्सक्लूसिव कहानी। आखिर कैसे जवान रितेश रंजन ने वारदात को अंजाम दिया। जी अभी आईजी सर, कलेक्टर साहब और मैं तीनों लोग अभी गए थे वहाँ पे कैंप में जाने के बाद वहाँ स्थल का मौका मुआयना किया गया। वहाँ पे जो आरोपी है उससे चर्चा की गई, बात की गई। तो इसमें ये चीज़ सामने आ रहे हैं तथ्य के कल 3-3:30 बजे ये व्यक्ति जो है ड्यूटी थी सुबह से 4 बजे से, उससे पहले ही और लोगों से पहले उठ गया। उठने के बाद इसने सभी पे अंधाधुंध फायर कर दिया सोते हुए, जिसमें 3 लोग वहाँ पे उस वक्त नहीं थे, ड्यूटी पे गए हुए थे। एक व्यक्ति चाय बनाने के लिए गया हुआ था जो कुक था। जो बाकी बचे थे सब पे फायर किया, लेकिन 3 लोग जो है वो बेड से नीचे गिर गए तो बच गए। बाकी 7 लोग घायल हो गए थे और जिनमें 4 लोग की मृत्यु हो गई है और 3 लोग का इलाज चल रहा है, जिनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। एक भद्राद्री कोत्तागुड़म में है अस्पताल में और 2 लोग जो है रायपुर में जिनका इलाज चल रहा है। इसके घटना के कारणों में जो हम लोगों ने उससे चर्चा की तो उससे ये पता चला कि ये लोगों में आपस में मजाक वगैरह होता रहता था और इस मजाक के दौरान ये लोग एक दूसरे को जैसे लेग पुलिंग वगैरह होता है, इस तरीके से ये लोग जैसे सभी जगह एक जगह रहते करते थे, उसमें ये उससे बुरा मानता था और इसको कहीं कहीं लगता था कि सभी लोग मेरे को देख के हंसते हैं। एक तरीके से इसको लगता था कि पूरे जो इसके साथी हैं इसके प्रति मजाक और इसे एक नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसा इसके अंदर इसको मन में लगता था। जबकि हमने बाकी कैंप में बातचीत की तो पता चला ऐसा तो नहीं पाया गया। वो जनरली किसी को भी हंसते देखता था तो ऐसा सोचता था कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। उसको लेके ये काफ़ी चिढ़ गया था। तो 3-4 दिन से ये 1-2 जन को बताया भी अपने ही साथी को कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है करके। तो वो लोग भी इसको समझाए कि भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि अपने मन में एक घृणा और नफ़रत पाल के बैठा हुआ था तो ये पूर्व सुनियोजित तरीके से इसने समय से पूर्व उठा 1 घंटे पहले और अपना बंदूक AK-47 जो बंदूक था उसमें मैगज़ीन को लगा के प्रॉपर देख के मौका सब लोग को सोते हुए उन पे गोलियां चला दी। तो एक तरीके से देखा जाए इसने पूर्व नियोजित तैयारी के साथ उन लोगों की हत्या को कारित किया है। तो इसको इसी प्रकार इसमें कार्रवाई आगे की जा रही है। अभी इसको हिरासत में लिया गया है और मरेगुड़ा थाने में और भी पूछताछ चल रही है इसमें और धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। इनका कल मेडिकल करके इनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इनको न्यायालय की आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इनको न्यायालय की आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ बैरक के अंदर की बात है जी, तो सर उस वक्त बैरक में कितने जवान थे? जी उस समय बैरक में टोटल 10 जवान थे। 3 लोग ड्यूटी पे गए हुए थे और 1 जन चाय बनाने के लिए। तो कुल 14 लोग थे उस बैरक में, जिनमें से 10 वहाँ पे थे। तो 3 लोग अपने बेड से नीचे गिर गए, गोली तो चली उन पे भी, लेकिन वो लोग बेड से नीचे गिर के और ऐसे ही लेट गए, वो लोग कुछ भी हरकत नहीं किए। तो ये व्यक्ति ने बाकी जो 7 लोगों को गोली डायरेक्टली लग गया, वो लोग को गोली नहीं लगा, साइड वाइड में लगा, लेकिन वो लोग नीचे छुप गए।
तो इस प्रकार ये इसने हरकत की है, ढूंढ ढूंढ के मारने का प्रयास किया है। सर, फायरिंग करने के बाद में इसे किसी ने रोका कि ये खुद ही अपने नहीं, इसका जैसे गोली खत्म हो गया तो ये उसके मोर्चे की तरफ भागा, तो मोर्चे में जो स्टाफ था वो उसको आता देख के फिर ये दूसरी तरफ ये नीलिंग पोजीशन में बंदूक लेके बैठ गया 2 टॉयलेट्स के बीच में। वहाँ पे फिर जवानों ने घेराबंदी करके इसको आत्मसमर्पण के लिए बोला, जिसमें इसने फिर आत्मसमर्पण किया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार के आज की क्या है सुर्खियां तो बताएंगे, साथ ही भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते रायपुर स्टूडियो का संवाददाता ममता लांजीवाल जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं कि क्या वो खबरें हैं जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। धन्यवाद रीनू। और अगर हम बात करें तो सभी अखबारों में कल की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और बड़ी घटना हुई है कि जवान ने अपने बैरक में सो रहे अपने 10 साथियों पर फायरिंग की और 4 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए और 3 ने छिपकर जान बचाई। कल हमने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे ये खबर दी और सभी अखबारों ने दी है और डिटेल में दी है कि ये कारण क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि छींटाकसी जो है, आपसी छींटाकसी जो नॉर्मल तौर पे होती है, उससे ये जवान जो है उसके चलते इस तरह का कदम उठाया गया। और ये इसके पहले किस तरह की घटनाएं हुई, क्या चीज़ें की जा सकती है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काउंसलिंग और तमाम चीज़ें, इसको लेकर खबर है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नवभारत ने फ्रंट पेज पे दी और सभी अखबारों दी। कल हमने दिखाया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब रायगढ़ जा रहे थे, रायगढ़ जाने के पहले उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देते हुए झीरम को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने झीरम की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने पूछा था एनआईए जांच को लेकर कि आखिर केंद्र जो है किसे बचाना चाहते हैं और कई बिंदु जो है उन्होंने सामने रखे थे। और खासतौर पे ये मामला फिर से इसलिए उठा है कि झीरम नरसंहार जांच आयोग की जो रिपोर्ट है वो सरकार को न सौंप कर न्यायिक आयोग ने जो है वो राज्यपाल को सौंप दी है। तो ये खबर जो है नवभारत ने भी प्रमुखता से दी है और सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नई दुनिया की पत्रिका की बात करें तो पत्रिका ने एक जो फ्रंट पेज पर नई खबर दी है वो ये है कि नया रायपुर में 115 करोड़ में 115 एकड़ में फिल्म सिटी का बनना तय हो गया है और टोकन मनी में संस्कृति विभाग ने जमीन मांगी है और प्रस्ताव जल्द जो है कैबिनेट में आएगा। तो इसके चलते ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के साथ ही बात करें कि और जो कलाकार हैं उनको भी मौका मिलेगा और चूंकि शूटिंग्स भी यहाँ पर होगी तो ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे और भी ज़्यादा। और नई दुनिया की बात करें तो नई दुनिया ने एक जो खबर दी है वो ये है कि रैंकिंग को सुधारने नगर निगम जो है ने 7 करोड़ का बजट वो किया है और नगर निगम अब जेसीबी, डंपर, पोकलेन और मेटाडोर का खरीदेगा और वर्ष 2022 में होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में किसी तरह की चूक ना हो जाए। हालांकि ये जब खरीदी होती है इस तरीके की तो उस खरीदी के पीछे कई तरह की चीज़ें भी सामने आती है। अक्सर जो है वो कमीशनखोरी के आरोप भी लगते हैं और ये तथ्य भी पाए जाते हैं कि कमीशनखोरी के और जो जितना काम होना चाहिए उन जो और चीज़ें हो सकती है उसको छोड़कर खरीदी में ज़्यादा किसी भी तरह के उस पर अगर हम बात करें अलग अलग विभागों में उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम खरीदियों के बाद में क्या ये जो है ये खराब पड़े रहते हैं या वाकई इनका उपयोग हो पाता है, क्योंकि नगर निगम ने इसके पहले भी बहुत सारी खरीदी, सफाई मशीन ये वो, लेकिन वो जो है वो डंपिंग जो जोन है वहाँ पर पड़ा हुआ है और ख़राब हो चुके हैं। हरिभूमि की अगर हम बात करें तो हरिभूमि ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है वो ये है कि यूपी के सियासी दुर्ग पर परचम लहराने के जो है वो छत्तीसगढ़ के योद्धाओं में टक्कर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो सरोज पांडे हैं राज्यसभा सांसद उनके बीच जो है मुख्य तरीके से अभी एक तरह से है कि यूपी के चुनाव को लेकर
आमने सामने है जो प्रतिद्वंदी के रूप में, और मोर्चाबंदी किस तरह की हो रही है, इसको लेकर ये खबर प्रमुखता से दी गई है। जी बिल्कुल ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं खबर रायपुर जिला प्रशासन ने की गाइडलाइन जारी, छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने जारी किया है गाइडलाइन, जहां पूजा स्थल पर सिर्फ व्रती ही मौजूद रह सकेंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ाने का आदेश दिया गया है। 11 बिंदुओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पूजा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। पूजा स्थल पर नहीं लगेगा बाजार और मेला। पूजा स्थल पर बुजुर्गों बच्चों को ले जाने की मनाही होगी। सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार लाउड स्पीकर का प्रयोग भी समितियों पर सभी नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।